Assalamu alaikum, Nadeem Shirazi here, mentor for political science, CSSPMS. As you know, I have started a series of lecture for your conceptual clarity, and these are the basic concepts regarding Western political thoughts. Today's topic of discussion is Karl Marx. It's a very important topic, and let me give you some tips regarding the conceptual clarity. If you would rely upon different lectures, YouTube channels, and different sources which are except books, to get 100% conceptual clarity, you must consult relevant standard books. So these are initial strategies and schemes and tips to comprehend these topics. So let's start. What actually Karl Marx philosophy is about? Karl Marx philosophy's background is, historical context इसका ये है कि कार्ल मार्क्स के टाइम पे, ये आप देखिए 1818 टू 1893 कार्ल मार्क्स का टाइम है. इस 19th सेंचुरी इट वाज मॉडर्न एज. अब ये क्लासिकल, यहाँ से मार्क्सिज्म, इसको क्लासिकल मार्क्सिज्म जाना जाता है. कार्ल मार्क्स की फिलोसफी प्लस कार्ल मार्क्स को जो असिस्ट करता है फ्रेडरिक एंगेल्स, तो ये क्लासिकल मार्क्सिज्म कहलाता है. अब ये मॉडर्न टाइम है. इसके बाद आप देखिए कि इस टाइम के बाद अगर 20th सेंचुरी आप आते हैं, 20th सेंचुरी ये मॉडर्न टाइम है. इस 19th सेंचुरी जो है, इसमें डेवलपमेंट, प्रोग्रेस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ ये हो चुकी हुई थी. अब किस वजह से ये सारी डेवलपमेंट, ये प्रोग्रेस? सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म की वजह से. अच्छा, ये कैपिटलिस्ट का मानना है, ये कैपिटलिस्ट कहते हैं. अब कैपिटलिज्म की वजह से ऑल द डेवलपमेंट हुई, ये प्रोग्रेस, ये सारा कुछ, ये इनोवेशन, ये मॉडर्निटी, ये सारा कुछ आया, बट सोसाइटी जो है वो अनइवन होगी. सबसे बड़ा जो इशू सोसाइटी में आया इस कैपिटलिज्म की वजह से, दैट वाज इनइक्वालिटी. इस इनइक्वालिटी की वजह से एक क्लास थी जो लोअर क्लास, लेबर क्लास, प्रोलेटेरिएट क्लास, उसे कुछ भी कह सकते हैं आप, तो उस क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. एक्सप्लॉइट किस तरह से किया जा रहा था? कैपिटलिस्टिक आइडियल्स की वजह से. अब ये लेबर क्लास, ये लोअर क्लास, ये बेसिकली वो प्रोलेटेरिएट क्लास को राइट्स उनके एड्रेस करने के लिए, उनके क्लेम्स एड्रेस करने के लिए, उनको एक प्रॉपर सोल्यूशन डिवाइस करके दे, उनको उनकी जो बेसिकली वहां पे सोसाइटी अनइवन हो चुकी हुई थी, इनइक्वालिटी आ चुकी हुई थी, रिच पुअर गैप आ चुका हुआ था, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, टू मेक दिस सोसाइटी इक्वल, टू क्रिएट इक्विलिब्रियम इन दैट सोसाइटी, ही डिवाइज्ड हिज पॉलिटिकल फिलोसफी. ये ब्रीफ मैंने आपको बैकग्राउंड बताया. इसको अगर बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया जाए तो ये तकरीबन आधा घंटा इस पे लग सकता है, बट मैं आपको वो प्रॉपर जो है ना, एक इन अ नटशेल वो स्कीम बता रहा हूं कि आप किस तरह से इसकी फिलोसफी प्रिपेयर कर सकते हो, इसके कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट हिज पॉलिटिकल फिलोसफी. कार्ल मार्क्स की फिलोसफी, ये बैकग्राउंड था, ये बेसिकली किस लिए उसने अपनी फिलोसफी में ये सोल्यूशन, जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए, थ्योरीज दी, वो थ्योरीज सोल्यूशन उसके उस एग्जिस्टिंग कनेंड्रम का एक सोल्यूशन था. सो हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, लेट्स स्टार्ट. In his political philosophy, he gave theory material dialecticism. This material dialecticism, this concept was derived from Hegelian concepts. Hegel ने अपनी फिलोसफी में हिस्ट्री को होलिस्टिक वे में स्टडी किया, और हिस्ट्री के एनालिसिस से, हिस्ट्री को होलिस्टिक अप्रोच से उसको स्टडी करने के बाद उसने ये बेसिकली कंक्लूड किया कि किस तरह से ये डेवलपमेंट हुई है, ये प्रोग्रेस किस तरह से हुई है, अभी जो इंसान मॉडर्न हो चुका हुआ है तो किस वजह से ये एवोल्यूशन कैसे हुआ है. अब उस एवोल्यूशन को वो कहता है कि ये आइडियल डायलेक्टिसिज्म, आइडियाज की बेसिस पे इवेंट्स हुए, इवेंट्स की बेसिस पे डेवलपमेंट हुई. अब कार्ल मार्क्स
इसी कॉन्सेप्ट आइडियल डायलेक्टिसिज्म को मटेरियल डायलेक्टिसिज्म में कन्वर्ट करता है। वो कहते हैं डायलेक्टिक्स ही वो एक रीजन है हिस्ट्री में, जो डायलेक्टिक्स हैं वही डेवलपमेंट की रीजन है। अब डायलेक्टिक्स क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है हिस्ट्री के अंदर। आप देखें, एक अप्रोच है, एक ओपिनियन है, एक व्यू है, उसके राइवल कोई ओपिनियन, व्यू या अप्रोच कोई आती है तो उन दोनों के कोलिजन से कोई थर्ड अप्रोच, कोई थर्ड व्यू, कोई थर्ड ओपिनियन जनरेट होती है। तो यही डेवलपमेंट है। वो कहते हैं कि मटेरियल डायलेक्टिसिज्म मींस के he analyzed rise of capitalism. How the capitalism rised, he studied। अब आपको कैपिटलिज्म किस तरह से राइज किया या कैपिटलिज्म किस पे बेसिस करता है, कैपिटलिज्म जिन कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है वो मेनली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इसको बेसिस प्रोवाइड करता है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म का जो उनके पायनियर्स में से एक इंटेलेक्चुअल है जिसका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक है उसकी, द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में उसने वो सारी बातें, उसने वो सारे बेसिकली कॉन्सेप्ट्स, वो नोशंस दिए जो इसको बेसिस प्रोवाइड करते हैं। उसमें मेन कॉन्सेप्ट है लेजिस फेयर का। लेजिस फेयर का पर्सपेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि टू गिव इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन को फ्रीडम देना, उसको फ्रीडम इंश्योर करना। अब ये फ्रीडम के बेसिस पे वो खुद डिसीजन मेकर होगा व्हेन ही वुड बी गिवन द टाइटल ऑफ राइट। व्हाट टाइप ऑफ राइट? ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट जब ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको दिया जाएगा तो ये इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा, वहां पे स्टेट डिसाइड नहीं करेगी, जिससे वो खुद अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद वो डेवलप होगा। अब इसकी बेसिस पे वो कहते हैं कैपिटलिज्म ने राइज किया। अब जब कैपिटलिज्म ने राइज किया तो कैपिटलिज्म के राइज करने से क्या हुआ? सोसाइटी अनइवन होगी, इनइक्वालिटी आ गई सोसाइटी में। इसी द वेल्थ ऑफ नेशन को, इसी एडम स्मिथ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को वो रिवर्ट करता है, उसके बरक्स आइडियाज देता है जो फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। वो इसका सोल्यूशन, इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देता है। अच्छा, मटेरियल डायलेक्टिसिज्म के बाद उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इसके बाद वो कॉन्सेप्ट देता है economic determinism. His theory of economic determinism. What is economic determinism? He said everything is determined through economy, be it social perspective, social domain of state, be it political domain, be it economic domain. So economy is the main reason, main factor, main element which determines each and everything. So to elaborate, to expound his economic determinism, he gave a model which is called Bayes superstructure model. What he elaborated in this model? बेस क्या है उसके मुताबिक? अब पहले मैंने आपको बताया ना कि इकोनॉमी ही उसके मुताबिक डिटरमिन करती है हर चीज को। ये मेन एक फैक्टर है जो जिससे हर चीज डिटरमिन की जाती है। अब वो कहता है बेस क्या है? वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो रिसोर्सेज। ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये किसकी मलकियत थे? अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस बेस वॉज बीइंग owned by capitalist. Capitalist was owner of these resources, be it industry, be it machinery, each and everything. तो वो कौन ओन कर रहा था? वो कैपिटलिस्ट। तो वो कहता है इकोनॉमी जिसके हाथ में होगी वही डिटरमिन करेगा, वही कंट्रोल करेगा इस सुपरस्ट्रक्चर को। व्हाट द सुपरस्ट्रक्चर इज? सुपरस्ट्रक्चर इज स्टेट। The structural mechanism of state are institutions, laws, and all the parameters and structures just to control, just to manage the affairs, just to control the population. अब वो कहता है कि जो इस बेस को कंट्रोल करेगा वही डिटरमिन करेगा इन लॉज को, इन इंस्टीट्यूशंस को, इन पावर्स को, किसके पास होंगी, वो किस तरह से यूज की जाएंगी। मींस के वो कहता है अब ये रिसोर्सेज ओन तो कर रहा है कैपिटलिस्ट।
अब इन रिसोर्सेज से ही दूसरी पॉपुलेशन की भी नेसेसिटीज जुड़ी हुई हैं, जो कि वहां पे लेबर क्लास इमर्ज होती है। तो वो लेबर क्लास जो है वो इस बेस के लिए काम करती है, इन रिसोर्सेज के लिए काम करती है। कैपिटलिस्ट इसे ओन कर रहे हैं, वो मालिक हैं इसके, और लेबर क्लास इसको इसके लिए काम करती है जस्ट टू फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स और बेसिक नीड्स। अब उनकी बेसिक नीड्स इससे जुड़ी हुई हैं। अब आप देखें, एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री रिसोर्स है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना। तो इंडस्ट्रीज के बेसिकली ऑनर कौन है? कैपिटलिस्ट। अब कैपिटलिस्ट उसे ओन कर रहे हैं। अब कैपिटलिस्ट ओन कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में काम कौन कर रहा है? लेबर, लोअर क्लास, ठीक है। अब लेबर के टाइम्स क्या होंगे? वर्किंग आवर्स क्या होंगे? लेबर के वेजेस क्या होंगे? ये बेसिकली इस फंक्शनिंग मैकेनिज्म से डिटरमिन किया जाएगा, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से डिटरमिन किया। जो पॉलिसी मेकर होगा वही डिटरमिन करेगा ना। तो पॉलिसी मेकर तो वही है जो बेस को कंट्रोल कर रहा है, जो बेस को ओन कर रहा है, जो बेस को ओन कर रहा है, जो इकोनॉमी को ओन कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है सुपरस्ट्रक्चर को। तो वही डिटरमिन करेगा कि वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वेजेस क्या होंगी, ठीक है। सो इस वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में जो फर्दर वो जो अनइवन सोसाइटी में इनइक्वालिटी आई, तो वो कहता है इस इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म बेस्ड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल से ये सारा एक्सपाउंड करके, एलैबोरेट करके वो बताता है कि सोसाइटी में इमर्जेंस ऑफ क्लासेस मींस देयर इमर्ज्ड क्लासेस इन सोसाइटी। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक बॉर्जवाज, जिन्हें कैपिटलिस्ट भी कहते हैं, जिन्हें हैव्स भी कहते हैं। दूसरी प्रोलेटेरिएट क्लास, इनको हैव्स नॉट भी कहते हैं, इनको लोअर क्लास या लेबर क्लास भी कहते हैं। ये दो क्लासेस इमर्ज हो गई, एक जो इस बेस, इस रिसोर्सेज, इस मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं, और दूसरे जो इसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जब ये दो क्लासेस इमर्ज हुई सोसाइटी में, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? रिच पुअर गैप। अच्छा, इस रिच पुअर गैप से क्या हुआ? इस रिच पुअर गैप से जब सोसाइटी अनइवन हो गई तो मजीद हालात खराब हुए। किस वजह से? कि एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुई। हिज कॉन्सेप्ट आर, यू कैन से हिज नोशन, assumption of exploitation. How the exploitation started in that society? It was the result of capitalism. कि कैपिटलिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गया किस क्लास को? प्रोलेटेरिएट क्लास को। Exploitation, haves class exploited haves not, क्योंकि इकोनॉमी को वो मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो इकोनॉमी उसके हाथ में है, उसके पास टाइटल ऑफ राइट है, ओनरशिप राइट है, ठीक है। तो वो हैव्स नॉट जो है उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब इस एक्सप्लॉइटेशन वर्किंग आवर्स ज्यादा, वेजेस कम, और बेसिक इंसेंटिव्स उनके नहीं उन्हें दिए जा रहे, और उनके क्लेम्स भी एड्रेस नहीं किए जा रहे, उनके जस्ट सर्वाइवल, उनको खाने का इतना दिया जा रहा है जस्ट, जिससे वो अपनी जिंदगी बस वो जिंदा रह सके, बेसिक उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही। तो इस एक्सप्लॉइटेशन के रिजल्ट में क्या होता है फर्दर? दे स्टार्टेड क्लास स्ट्रगल। Exploitation of haves not by the haves class resulted into class struggle. This haves not started a struggle against haves class. Haves class से वो अपने rights claim कर रहे हैं, अपने वो जो उनके claims हैं वो claims उनसे वो address करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो class struggle for their rights। अब इस class struggle के result में क्या होगा? कार्ल मार्क्स कहता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, एक ऐसा एक नॉड उसे वो कहते हैं, वो कहते हैं वो उसमें क्या होगा? रेवोल्यूशन आ जाएगा। He said this revolution is result of this class struggle. ये क्लास स्ट्रगल कौन कर रहे हैं? प्रोलेटेरिएट क्लास। ये प्रोलेटेरिएट किनके खिलाफ क्लास स्ट्रगल कर रहे हैं? ये बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं बॉर्जवाज के खिलाफ, अपने राइट्स के लिए। एक टाइम आएगा कि ये टाइम नहीं पता कब आएगा, कैसे आएगा, बट एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जब इनकी एंड हो जाएगा बेसिकली इनके एक्सप्लॉयटेशन का, तो ये रिवोल्ट कर देंगे। हैव्स नॉट
would revolt against the haves. तो जब रिवोल्ट करेंगे, इस रिवोल्ट के रिजल्ट में दे वुड, अब जो मैंने आपको बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल बताया, वो बेस, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो रिसोर्सेज, वो कौन ऑन कर रहा था? वो कैपिटलिस्ट ओन कर रहे थे। वो कहता है अब इस रिवोल्ट के रिजल्ट में क्या होगा? दे वुड एस्टैब्लिश देयर प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप। जब रिवोल्ट करेंगे, रेवोल्यूशन आ जाएगा, दे वुड टॉपल डाउन दैट कैपिटलिस्ट क्लास फ्रॉम बेस एंड दे वुड कैप्चर दैट बेस। वो सारे रिसोर्सेज खुद कैप्चर कर लेंगे और उनकी जगह खुद बैठ जाएंगे। सो प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप से दे वुड इफेस आउट, दे वुड एंड सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर कौन सा? वो जो सुपरस्ट्रक्चर कैपिटलिस्ट ने बनाया हुआ था। अब इस प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप के रिजल्ट में द एंड रिजल्ट वुड बी, द सॉल्यूशन वुड बी, दे वुड इंस्टॉल कम्युनिज्म, हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। Communism is what? Communism is the stateless and classless society, and it is the end of capitalism. So, this concept of communism was derived from the commune, actually the community which was living in state of nature. So, where there was no state, there was no class. So, classless and stateless society, the creation of this society is called the commune system or the communism. So he said the capitalism would end because of two reasons. One is revolution and other one is the surplus production. They would do surplus production, जो उनकी चीजें जो हैं वो ट्रेड आउट नहीं होंगी और उनके अपने ही पल्ले पड़ जाएंगी, तो इससे उनका डिक्लाइन हो जाएगा। तो वो कहता है अब इससे क्या होगा? जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि वो जो सोसाइटी अनइवन हुई थी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी आई थी, किसकी वजह से? कैपिटलिज्म के राइज करने की वजह से। उस इनइक्वालिटी को खत्म किया जाएगा क्लासेस को खत्म करके, एक कम्युनिज्म का सिस्टम इंस्टॉल करके। तो कम्युनिज्म के सिस्टम में ये टोटली इस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम होगा। क्या होगा? स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम। और जिस प्रिंसिपल, जिस फाउंडेशन पे खड़ा था, जिस बेस के ऊपर खड़ा था कैपिटलिज्म, वो क्या था? द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो राइट, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट इंडिविजुअल को दिया गया था। दैट वुड बी रिप्लेस्ड थ्रू पब्लिक ओनरशिप। कि हर चीज स्टेट कंट्रोल करेगी, स्टेट ओन्ड सिस्टम होगा, किसके बिहाफ पे? पब्लिक के बिहाफ पे। सो इससे क्या होगा? सोसाइटी इक्विलिब्रियम आ जाएगा सोसाइटी में और बैलेंस्ड स्टेट स्ट्रक्चर इवॉल्व होगा। सो ये था कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी। अब कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल उसकी बुक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जो कि मेनली फ्रेडरिक एंगल्स को उसको कंप्लीट करने में इन दोनों को हेल्प आउट करता है। सो ये कम्युनिज्म का सिस्टम उसने ये इसके बेसिस पे एक फर्दर आइडियोलॉजी जो है वो इमर्ज होती है, जो कि पूरे ग्लोब को बाइफरकेट कर देती है, बाइपोलैरिटी में कन्वर्ट कर देती है ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर को, जिसमें एक साइड पे कैपिटलिस्टिक ब्लॉक जिसको सफेयर कर रहा था यूएसए, और दूसरी साइड पे यूएसएसआर इमर्ज हुआ, जो प्रैक्टिकल इसके कम्युनिज्म की थ्योरी की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको रशिया में मिलती है फर्स्ट एवर, जो कि 1917 में रेवोल्यूशन आता है, और देन 1922 में दिस कम्युनिस्ट स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन शेप ऑफ यूएसएसआर। सो ये था कार्ल मार्क्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।